2023 is the most deadliest year for Palestine. ये कहा था यूनाइटेड नेशंस ने। इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट एक सिंपल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये जंग सिर्फ एक चीज के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल चीजों के लिए हो रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि कई हद तक सही बात है, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, ये पूरी गलत बात है। और यही हम जानेंगे आज की वीडियो में। इस वीडियो से पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है, तो उसे भी जरूर चेक कीजिए। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले पैलेस्टीन के सारे इलाके ओटोमन एम्पायर के अंडर थे और वहाँ जीव्स, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स सारे रहते थे। लेकिन दुनिया में बाकी जगहों पर मोस्टली क्रिश्चियन रूल था और वहाँ पर जीव्स सेफ नहीं थे। इसीलिए जीव्स बाकी कंट्रीज से पैलेस्टीन आने लगे, जिससे धीरे धीरे पैलेस्टीन में उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। जीव्स पर इस ऑपरेशन को देखते हुए कुछ जीव्स इकट्ठा हुए और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, जिसे हम ज़ायोनिज्म कहते हैं। ज़ायोनिज्म एक ऐसी जीविश मूवमेंट है जिसकी डेफिनेशन अगर देखें तो काफी सिंपल है, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इस्राइली स्टेट। लेकिन ये डेफिनेशन जितनी सिंपल लगती है उतनी ही कॉम्प्लेक्स और क्रूअल है। इस डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए ज़ायोनिस्ट्स के 3 एम्स है। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ जीव्स। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले क्रिश्चियन रूल में ज्यूज पर बहुत ऑपरेशन किया जाने लगा और वो मुस्लिम लैंड्स में सेफ थे, इसीलिए वो बाकी कंट्रीज से मुस्लिम लैंड में आते थे, मेनली पैलेस्टाइन। ज्यूज की इस माइग्रेशन को आलिया कहते हैं। आलिया एक हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब होता है वेव या आना। पहला आलिया 1880s में हुआ, जिसमें 35,000 ज्यूज पैलेस्टीन में आए। 35,000 ज्यादा पॉपुलेशन नहीं लगती, लेकिन उस वक्त पैलेस्टीन में ज्यूज की प्री एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन सिर्फ 20,000 थी, लेकिन फिर भी उन्हें वहां पर रहने दिया। इसके बाद दूसरा आलिया हुआ 1904 से 1940 तक, और इसमें 40,000 ज्यूज माइग्रेट किए। इस दौरान ज्यूज ने खुद की आर्मी बनाई, खुद के न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए, हिब्रू लैंग्वेज को रिवाइव किया और एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट किया। और अब क्योंकि ज्यूज सेफ थे, इसीलिए उन्होंने अपना दूसरा एम स्टार्ट किया, क्रिएशन ऑफ इसराइल। और ऐसा करने के लिए वो ओटोमन एम्पायर सुल्तान अब्दुल हमीद के पास गए और उन्हें 150 मिलियन पाउंड्स देने की कोशिश की और कहा कि तुम हमें इसराइल दो और हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। बट उस वक्त अब्दुल हमीद ने इनकार कर दिया। अब्दुल हमीद ने कहा, even if you gave me as much gold as entire world, let alone 150 million English pound, I would not accept this at all. इसीलिए ज्यूज ब्रिटिशर्स के पास गए और उनसे कहा कि हम वर्ल्ड वॉर 1 में तुम्हारा साथ देंगे, बट तुम हमें इसराइल दोगे। तो इस पर ब्रिटिशर्स ने हाँ कहा। ब्रिटिश, फ्रांस, ज्यूज, अरब्स सारे ही ओटोमन एम्पायर के खिलाफ हुए और फाइनली 6 जुलाई 1917 को बैटल ऑफ अकाबा में ओटोमन्स ये वॉर हारते हैं। अरबों को लगा था कि ये सारा इलाका उनके अंडर आएगा, बट पैलेस्टीन का सारा इलाका ब्रिटिशर्स ने खुद के अंडर ले लिया। नवंबर 2, 1917 को ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेलफोर्ड एक ऑफिशियल एग्रीमेंट लिखते हैं ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी के फिगर हेड लियोनल वार्टर को, जिसे बेलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। इस एग्रीमेंट में ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टीन को ज्यूज का होमलैंड डिक्लेयर किया और ज्यूज को वहां का ऑफिशियल सिटीजन बना दिया। अब क्योंकि ये सारा इलाका ब्रिटिशर्स के अंदर आता था और उन्होंने पैलेस्टीन को ज्यूज का होमलैंड बनाया, तो नेचुरली जितने भी ज्यूज थे वो आने लगे पैलेस्टीन की तरफ। 1919 से 1923 तक 40,000 ज्यूज माइग्रेट हुए पैलेस्टीन में और लार्ज स्केल पर ज्यूज पैलेस्टीन में आने लगे। जर्मनी में हिटलर ने ज्यूज पर ऑपरेशन किया, तो वहां से भी ज्यूज पैलेस्टीन में आने लगे। अब इतने ज्यूज को रहने के लिए जगह भी चाहिए होती, तो इसीलिए उन्होंने अरब मुस्लिम्स को वहां से हटाया और उनके घरों को खाली करवाया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और पैलेस्टीन का सारा इलाका यूनाइटेड नेशंस के अंडर आया और उन्होंने इसका सोल्यूशन क्या दिया? 2 स्टेट थ्योरी। यानी उन्होंने कहा कि हम इस पूरे इलाके को 2 कंट्रीज में डिवाइड करेंगे, इसराइल ज्यूज के लिए, पैलेस्टीन मुसलमानों के लिए, और जो जेरूसलम का इलाका है वो डायरेक्टली यूनाइटेड नेशंस के अंडर रहेगा। अब इस फैसले पर भी फलस्तीनी मुस्लिम्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ज्यूज की पॉपुलेशन सिर्फ 10% थी और उन्हें लगा था कि उन्हें कम जमीन दी जाएगी। लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस ने मैप रिलीज किया तो सारे शॉक हुए। ज्यूज जो कि सिर्फ 10% थे, उन्हें 55% जमीन दी गई थी, और जो 90% मुस्लिम्स थे उन्हें सिर्फ 45% की जमीन दी गई थी। इस पर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड ने अपोज किया, लेकिन ज्यूज ने इस एग्रीमेंट को हाँ कहा। अब क्योंकि ज्यूज को 55% लैंड
लैंड दी गई थी और उन्हें वो लैंड भी दी गई थी जहाँ मुस्लिम्स रहते थे, तो उन्होंने वहाँ से उन मुस्लिम्स को भगा दिया। आज भी जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ लगभग 80% जो लोग रहते हैं वो यही से भागे हुए लोग हैं। और इसके बाद धीरे धीरे ज्यूज और जमीन ऑक्यूपाई करने लगे और स्टेट ऑफ इसराइल को भी बढ़ाने लगे। अब क्योंकि ज़ायोनिज्म का एम ग्रेटर इसराइल बनाने का है, तो उन्होंने वहाँ से मुस्लिम्स को भी हटाने की कोशिश की, तो इसीलिए वो अलग अलग टाइम पर अटैक्स भी करने लगे। इवन की गाजा और वेस्ट बैंक के अराउंड एक लंबी वॉल बना दी गई जिसके अंदर अरब मुस्लिम्स को जानवरों की तरह रखा गया है और ये इलाके दुनिया के मोस्ट डेंस पॉपुलेटेड एरियाज में शुमार होते हैं। इवन कि बहुत से क्रिटिक्स ने ज़ायोनिज्म को अपार्थाइड, रेसिज्म और इवन कॉलोनियलिज्म से भी रिलेट किया है। मुसलमानों को 24 घंटे अंडर सर्विलेंस रखा जाता है और उनकी हर मुंह पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा इन मुसलमान इलाकों में वाटर कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। पैलेस्टाइन ह्यूमैनियन राइट ग्रुप अल हक ने एनालाइज किया इसराइल की डिस्क्रिमिनेटिव वाटर प्रैक्टिस को और उसे वाटर अपार्थाइड का नाम दिया। इन्होंने कहा कि 90% जो भी ड्रिंकेबल वाटर है वो इसराइल के पास है और अरबों के पास सिर्फ 10% ही पानी आता है, और जो भी वो 10% पानी आता है मुस्लिम्स के पास उसमें भी सी वाटर कंटेमिनेशन होती है। इसलिए वहाँ के लोगों में लिवर और किडनी प्रॉब्लम्स बहुत आम है। फार्मर्स को प्रिवेंट किया जाता है नए वेल्स बनाने से, ओल्ड वेल्स को इम्प्रूव करने से, पंप्स लगाने से या इवन रेन वाटर कलेक्ट करने से भी। उनके जो स्प्रिंग्स भी है वो भी इसराइल के अंडर ही आते हैं। इवन की मुस्लिम्स की जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर रोड्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ज़ायोनिज्म के तीसरे एम की बात करें तो वो है थर्ड टेंपल बनाना। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि जिस जगह पर ज्यूज का क्लेम है कि टेंपल है वहीं पर मुसलमानों की अल अक्सा मस्जिद है, इसीलिए उन्हें टेंपल बनाने के लिए मस्जिद अल अक्सा को भी हटाना होगा। इसीलिए आपने बार बार न्यूज में देखा होगा कि ये अल अक्सा मस्जिद पर अटैक करते हैं। मूवीज में मस्जिद अल अक्सा की डिस्ट्रक्शन दिखाते हैं ताकि लोगों में नॉर्मलाइज हो जाए, और सच में जब ये उस पर एक अटैक करे तो लोगों की तरफ से हार्श रिएक्शन ना आए। रिसेंट टाइम्स में इसराइल अपने कनेक्शंस को भी अरब वर्ल्ड के साथ बढ़ाने की कोशिश करता है, इसलिए बहुत से मुस्लिम नेशंस ने भी इसराइल को अब एक्सेप्ट किया है। ज़ायोनिज्म का अल्टीमेट एम है कि वो मस्जिद अल अक्सा को हटाकर वहाँ पर थर्ड टेंपल बनाए, एक ग्रेटर इसराइल बनाए और उनका जो आने वाला मसीहा है उसे बुलाकर पूरी दुनिया पर रोल करे। But we have to remember, truth wins in the end and pray for the truth.